हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, हम लोगों की तीसरी क्लास है ब्लड बैंक की। ठीक है, हम लोग दो क्लास कर चुके हैं, तीसरी क्लास आज करने वाले हैं। अब क्या है, पहली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन करे, दूसरे में उससे अच्छे, और तीसरी क्लास ये है इसमें और भी बेहतर लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी और खतरनाक तरीके से होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, बहुत सारे जो लोगों ने क्या है तैयारी छोड़ दी है, ये सोचते हुए कि जो भैया आप पता नहीं कब एग्जाम होगा, क्या चीजें नहीं होंगी। देखो, अभी 10 अप्रैल आई नहीं है, 10 अप्रैल को फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। आपके लिए एक एक दिन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करता है कि हाँ भैया पेपर आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो भाई वो कभी जो है तुक्के में ही काम चल सकता है, वरना ऐसे काम नहीं चलता है। क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ती है और चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आज की डेट में जो कंपटीशन है आप ऐसे नहीं बीट कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं, चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे ही आपको लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको यहां पर क्लासेस, थ्योरी, सारी चीजें यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल द एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इन द ब्लड। ठीक है, रक्त में कोशिकाओं के सक्रिय उपापचय के अस्तित्व के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्राइसोडियम सिट्रेट, बाइसोडियम मोनोफॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन को निकाला जाता है समझिएगा। ठीक है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल द एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इन ब्लड। ठीक है, छोटी क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? ये थी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते थे? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते थे पावर हाउस ऑफ द सेल? बताइए, क्यों बोला जाता था पावर हाउस ऑफ द सेल? अभी देखो, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। अभी कैसे इसका आंसर निकलता है, ध्यान दीजिए। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती थी, उससे क्या प्रोड्यूस होता था? उससे प्रोड्यूस होते थे एटीपी। क्या प्रोड्यूस होते थे? एटीपी प्रोड्यूस होते थे। एटीपी क्या कहते थे? एटीपी जो है करेंसी, एनर्जी करेंसी इनको बोला जाता था। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन का की कंपोनेंट होता है एडेनिन, एडिनोसिन का की कंपोनेंट होता है एडेनिन। ठीक, लिख देता हूं, की कंपोनेंट होता है एडेनिन। ये क्या करता है? एडेनिन क्या करता है? एटीपी के प्रोडक्शन को इनहेंस कर देता है। ठीक है, और यही जब एटीपी का प्रोडक्शन इनहेंस हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगी। अब आपको एक चीज बताते हैं। हमने आपको बताया था एक एंटीकोगुलेंट होता है सीपीडीए। ठीक है, क्या होता है? सीपीडीए। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ठीक है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। एक एक चीज का मतलब समझते हैं कि ये चारों चीजें क्या करती हैं। आप लोग जानते हैं सीपीडीए को मिक्स किया जाता है किसमें? ब्लड में मिक्स किया जाता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, और ब्लड को जो है कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए ये जो है लाइफ, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। तो ये कितने दिन के लिए करता है? 35 दिन के लिए, 35 डेज के लिए। ठीक है, 35 दिन के लिए, 35 दिन के लिए। और सीपीडीए होता था जो, सीपीडीए कितना? 28 दिन के लिए। कितने दिन के लिए इसकी सेल्फ लाइफ होती थी? 28 दिन। ठीक, सीपीडीए। अब देखो, सिट्रेट क्या है? सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है। ठीक, जो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। फॉस्फेट क्या करता था? फॉस्फेट जो है करता है पीएच मेंटेन रखता है। क्या करता है? पीएच मेंटेन रखता है।
अब देखो, डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज क्या है, ग्लूकोज क्या होता था, एनर्जी प्रोवाइड करता था, ग्लूकोज क्या करता था, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो डेक्सट्रोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब मेरे भाई देखो, अब क्या लिखा हुआ है लास्ट में, एडेनिन, क्या लिखा हुआ है, एडेनिन, ठीक है, तो एडेनिन क्या करेगा, इनहेंस करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्या कर देता है, देखो एंटीकोगुलेंट है सीपीडीए, हमने एक एक चीज बता दी, अगर जैसे पूछ दिया जाए कि सिट्रेट क्या करता है सीपीडीए में, फॉस्फेट क्या करता है, डेक्सट्रोज क्या करता है, एडेनिन क्या करता है, चार चीजें हमने, एक क्वेश्चन आएगा, सेल्फ लाइफ बता दी हमने, ठीक है, क्या एक एक चीज का काम होता है वो आपको बता दिया, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर चीजों को समझते हुए चलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिएगा, फॉर हाउ मेनी डेज डज सीपीडीए प्रिजर्व द होल ब्लड, सीपीडीए को मिक्स कर दिया जाता है तो ब्लड जो है कितने दिन के लिए सुरक्षित रहता है, 24 दिन, 28 दिन, 32 दिन, 35 दिन, ठीक, पीछे ही लिख दिया है, जो सीपीडीए है 28 दिन के लिए, सीपीडीए केवल सीपीडी, सीपीडी कितने दिन के लिए, 28 दिन के लिए, सीपीडीए 35 दिन के लिए, ठीक है, तो इसका कौन सा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, टर्म एफरेसिस इज यूज्ड इन, जो एफरेसिस है वो टर्म यूज्ड इन, इसको हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, एफरेसिस क्या था, ठीक, हमने टाइप्स ऑफ डोनर में एक डोनर बताया था एफरेसिस डोनर, एफरेसिस डोनर क्या होता था, जिसमें जो डोनर होता है वो होल ब्लड नहीं डोनेट करता है, ठीक है, जो डोनर होता है वो होल ब्लड डोनेट नहीं करता है, जो उसका कंपोनेंट जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स की नीड हो गई, वो डोनेट करता है, उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो फिर से सर्कुलेशन में ब्लड को भेज दिया जाता है, ठीक है, तो ये होता था एफरेसिस डोनर, ठीक है, इस टाइप के डोनर को एफरेसिस डोनर बोलते थे, ना कि जैसे किसी को डोनेट करना है, प्लेटलेट्स की नीड है तो हम गए, हमने क्या किया, ब्लड को डोनेट किया, तो ब्लड नहीं पूरा डोनेट करेंगे, एफरेसिस मशीन होती है वहां पर, इसमें से, ठीक है, ब्लड को लिया, वहीं पर क्या किया, प्लेटलेट्स अलग हो गई, वो निकल गई, और बचा हुआ पूरा कंटेंट क्या हो गया, फिर से जो है बॉडी में आ गया, ठीक, बॉडी में भेज दिया गया, तो ये है, इसी को बोलते हैं एफरेसिस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट ऑफ डोनर्स ब्लड विदाउट कलेक्टिंग होल ब्लड, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमने क्या बताया, एफरेसिस क्या होता है कि ब्लड है ये, अब ब्लड को पास किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू, ठीक, एक डिवाइस में पास करते हैं, यहीं पर क्या होता है, जो डिजायरेबल हमको चाहिए होता है, डिजायरेबल कंटेंट को क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं, और बचा वाला जो पार्ट होता है उसको फिर से क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं, क्या करते हैं, बॉडी में फिर से सर्कुलेट कर देते हैं, भेज देते हैं, तो यही क्या हो गया, ये क्या है, एफरेसिस है, पिछली क्लास में हम आपको ये चीज बता चुके हैं। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ ब्लड इज, ब्लड को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको बताते हैं 4 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या फिर 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात यहां पर लिखी हुई है, आप 4 में 2 घटा दीजिए, कितना बचता है, 2 बचता है, 4 में 2 जोड़ दीजिए, 6 होता है, तो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट हो गया। एफएफपी कैन बी प्रिजर्व अनयूटिलाइज टिल, एफएफपी को कितने पे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के लिए प्रिजर्व करते, अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने दिन के लिए कर सकते हैं, कितने साल के लिए कर सकते हैं, आपको बताना है। एफएफपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा, एफएफपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और इसको स्टोर किया जाता है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, और टेम्परेचर कितना होता है, -30 डिग्री बिलो, 30 डिग्री से कम, डीप फ्रीज करते हैं, और 1 साल के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए भाई, देखो वीडीआरएल इज डन टू डिटेक्ट, वीडीआरएल जो टेस्ट होता है किसका डिटेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, यहां पर आए आपको ऐसे क्वेश्चन में टिक लगा दें कि भैया डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगे चले जाएंगे, क्या मजा आएगा इसमें। अब वीडीआरएल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आके ये पूछ दिया जाए कि वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन में से जितने भी पॉइंट बन रहे हैं वो चीजें आपको समझाई जाए, ठीक है। वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें बताइएगा, वीडीआरएल का फुल फॉर्म, वीडीआरएल का फुल फॉर्म होता है वेनेरियल
डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये तो हो गया वीडीएल का फुल फॉर्म। अब वीडीएल से किसको डिटेक्ट, किसका जो है टेस्ट कौन लगाते हैं किसका डिटेक्शन के लिए, तो वीडीआरएल किया जाता है सिफिलिस के लिए। किसके लिए करते हैं? सिफिलिस के लिए करते हैं, ठीक है, सिफिलिस के लिए करते हैं। सिफिलिस के लिए करते हैं। और सिफिलिस कौन काज करता है? सिफिलिस कौन काज करता है? सिफिलिस काज करता है ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ठीक है। कौन काज करता है? ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम काज करता है। और ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। देखो कितने भाई मेरे क्वेश्चन हमने यहां पर एक क्वेश्चन से करा दिए। वीडीआरएल का फुल फॉर्म बता दिया। वीडीआरएल जो है किसके लिए टेस्ट किया जाता है? सिफिलिस के लिए किया जाता है। काज कौन करता है? ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम काज करता है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ये 4 डिग्री के नीचे काम नहीं करता है, मतलब 4 डिग्री के नीचे ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। एक क्वेश्चन से मैंने इतनी चीजें आपको बता दी। इस तरीके से चीजें यहां पर चलती हैं, ठीक है। यहां इस चीज पर फोकस नहीं हम करते हैं कि आज हमने 100 क्वेश्चन करा दिए, 500 करा दिए, 50 करा दिए, 150 करा दिए। ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपने 10 क्वेश्चन किए, उनको किस तरीके से किए, कितनी चीजें उनसे आपने सीखी। यहां पर लाइव में आकर या फिर आपको ऐसे वीडियो में आकर ये करा दिया जाए, बता दिया आज मैंने भाई 150 क्वेश्चन करा दिए, आज मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए, आधा घंटा उसमें आपसे बातें कर ली। यहां पर आप देखेंगे केवल और केवल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आपसे फालतू बात कोई नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? किस ब्लड ग्रुप को आप यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, या किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग फटाक से बता देंगे कि ओ निगेटिव। किसको कहते हैं? ओ निगेटिव को कहते हैं। अब ओ निगेटिव क्यों कहा जाता है ये आप लोग जानते हैं। देखो जब आप ब्लड ग्रुप करते हैं, आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप किसकी बात हो रही है? ओ निगेटिव की। तो इसके आरबीसी पर क्या होगा? कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एंटीजन इस पे नहीं होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा। फिर दूसरी चीज क्या है? ओ निगेटिव है तो इसके पास क्या है? आरएच, ठीक है, आरएच एंटीजन भी नहीं है, आरएच एंटीजन भी नहीं है। तो जब इसके पास आरएच एंटीजन भी नहीं है तो फिर क्या है भाई? ये सबके लिए कॉम्पिटेबल है, ऑल ब्लड टाइप। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर? सभी लोग जानते हैं ए बी पॉजिटिव। इसका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस इज ड्यू टू डैश डिफिशियंसी। जो हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस बता चुके हैं, डिफिशियंसी नहीं बताई है, शायद मैंने बताई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो आप ये बताइए हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस होती क्या है, ठीक है। हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस होती क्या? एचएस। एचएस क्या होता है? हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस ये है कि इस कंडीशन में जो आरबीसी है, क्या है? जो आरबीसी हैं वो कैसी हो जाती है? उनका शेप ओवल हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्पेयर टाइप का, ठीक है, स्पेयर टाइप की हो जाती है, ठीक। उनका शेप कैसा होता है? स्पेयर टाइप का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पैरोसाइटोसिस, ठीक है। हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस इसको बोलते हैं कि जिसमें आरबीसी का जो है शेप जो है स्पेयर टाइप का हो जाए, उनको बोलते हैं हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस। अब क्या होता है, ठीक, जो हमारी आरबीसी होती हैं, क्या है? जो हमारी आरबीसी होती हैं, ठीक, कैसी होती हैं आरबीसी हमारी? ये देखो हमने बना दी, ये हमारी आरबीसी हैं। और किस शेप की होती हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जो है शेप कैसा होता है? तो डिस्क शेप बाइकॉनकेव, ठीक, डिस्क शेप बाइकॉनकेव होती है। ये जो इनका शेप मेंटेन रहता है, इनका जो शेप है वो मेंटेन रहता है। इस आरबीसी पर एक प्रोटीन होती है, क्या होता है? एक प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन होती है स्पेक्ट्रिन।
कौन होती है? स्पेक्ट्रिन होती है, जो इस शेप को मेंटेन रखती है। अगर इस प्रोटीन की स्पेक्ट्रिन की कमी हो जाए तो क्या होता है? हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस हो जाती है। मतलब अगर जो है इस प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शेप गड़बड़ हो जाएगा, और जब इसका शेप गड़बड़ हो जाता है, स्पेक्ट्रिन की कमी हो जाती है, तो स्पेयर टाइप की जो है आरबीसी हो जाती है, और इसी को बोला जाता है हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। ओहो, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ मदर, जो माता है वो ए ब्लड ग्रुप है उनका, ठीक है, फादर का कैसा ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप है, तब आपको देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स चिल्ड्रन फ्रॉम देम, आपको बताना है कि किसी के माता जी हैं वो ए ग्रुप की हैं, पिताजी बी ग्रुप के हैं, तो अब आपको बताना है जो उनका बेबी होगा तो उसमें जो है चांसेस होंगे किस ब्लड ग्रुप के? ए ब्लड ग्रुप के, बी ब्लड ग्रुप के, ए बी के, या ओ के। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कितने चांसेस हो सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप नहीं, यहां आपसे पूछा जा रहा है कितने चांस हो सकते हैं, 1 2 3 या 4। जैसे मतलब ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए या ए बी हो सकता है तो 2 हो गए, ए बी ओ हो सकता है, या ए बी ओ ए बी हो सकता है, चारों हो सकते हैं। तो ये अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ये सुनते हैं। देखो, ये है फादर, ठीक, हाथ क्यों हटा दिया भाई, ये क्या है? फादर है, और ये भाई मदर है। ठीक है, माता जी हैं। ठीक, ठीक है, अब इनका ब्लड ग्रुप क्या है? इनका ब्लड ग्रुप क्या है? इनका ब्लड ग्रुप है, देखिए, मदर का ए है और फादर का बी है। मदर का ए है, मदर का ए है और फादर का बी है। ठीक है, मदर का ए ब्लड ग्रुप है, फादर का बी है। मदर का ए ब्लड ग्रुप है और फादर का बी ब्लड ग्रुप है। अब आपको बताना है कि जो इनका बेबी होगा, जो इनका बेबी होगा, ठीक है, उसमें क्या संभावना है, किस ब्लड ग्रुप की संभावना है, कितने सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, समझिए। यहां से हम ये चीज समझते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है माता जी का, तो इसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? इसका जीनोटाइप हो सकता है आई ए आई जीरो। ठीक है, जीनोटाइप हो सकता है आई ए आई जीरो। फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है? फादर का जीनोटाइप हो सकता है आई बी आई जीरो। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है। और आप लोगों ने मेंडल वाला जो नियम लगाया था, सेम वही फॉलो करना है। यहां पर आपको सेम वही फॉलो करते हुए कर देना है। अब क्रॉस मैच कराइए इसका। ठीक, ये क्या हो गया? आई ए आई बी। ठीक, इसका करा लेते हैं, ये हो गया आई जीरो आई जीरो। ठीक है, ये हो गया आई ए आई जीरो। ठीक, अब ये क्या हो गया? आई बी आई जीरो। अब ये जीनोटाइप से देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है। ठीक है, ये आई ए आई बी है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक, ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। ये आई जीरो है, ये ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। ये आई ए आई जीरो है, ये ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। और आई बी आई जीरो है, ये बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। अब बताइए कि बेबी में क्या पॉसिबिलिटी है, कितने मैक्सिमम कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? या तो ए बी हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। तो इसका भाई मेरे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चीजें बता दीजिएगा कि कैसी क्या चल रही हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप तक चीजें पहुंच पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर, इम्यूनोग्लोबिन कितनी होती है, टोटल नंबर आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया। देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि लग रहा होगा कि बड़ा बेसिक से क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप हो सकता है कि वहां एग्जाम के प्रेशर में या आपको चीजें नहीं आ रही हो तो इन क्वेश्चन को नहीं कर पाए। कल क्या है, कल एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। 75 क्वेश्चन आपको 2017 के एमपी ग्रुप 5 के लैब टेक्नीशियन का पूछा हुआ पेपर कराएंगे। 75 क्वेश्चन एकदम शानदार क्लास होगी, उस क्लास में आप जरूर आइएगा।
कल की क्लास होगी शाम 9 बजे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं 2017 का पूरा पेपर, जिसमें 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब वहां से समझेंगे कि भाई कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे हार्ड ही क्वेश्चन नहीं रहते हैं कि भैया क्वेश्चन बहुत ही कठिन आते हैं, नहीं, सब क्वेश्चन का मिक्सअप होता है। छोटे क्वेश्चन भी रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं, याद रखने वाले भी होते हैं, और कुछ थिंकिंग एबिलिटी वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो अब उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल आप लोग जरूर आइएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अब बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर कितनी होती है इम्यूनोग्लोबिन, ये आप हमें बताइएगा। तो देखो कितनी होती है, 5, समझो 5 होती हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। अब देखो 5 कौन कौन सी होती हैं। बचपन में गेम बहुत खेला है, ठीक है, गेम, गेम डी, गेम बजा देंगे, ठीक है, गेम डी। ये हमने बताया आपको, बचपन में गेम बहुत खेला है, उसका गेम बजा देंगे, गेम डी। सारी इम्यूनोग्लोबिन आपको याद हो गई। देखो कैसे, इसी तरीके से तो यहां पर हम लोग चीजें सीखते हैं, ठीक है। जी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी, कौन है, आईजीजी, ठीक है। ए, इम्यूनोग्लोबिन आईजीए, ठीक। एम, इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम। ई, इम्यूनोग्लोबिन आईजीई, और इम्यूनोग्लोबिन टी, ठीक है। ये 5 प्रकार की हो गई। अब इन 5 प्रकार की जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, कभी कभी पूछ दिया जाए आपसे कि एलर्जिक में जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जिक में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो वो होती है आईजीई, नाम से ही याद रखेंगे। ई से क्या है, एलर्जिक, तो इन्वॉल्वमेंट होता है किनका, एलर्जी में, इनका आईजी ई का, ठीक, एलर्जी में हो गया। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है, ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो मोस्ट अबेंडेंट होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ये होती है आईजीजी। कौन सी होती है, आईजीजी होती है मोस्ट अबेंडेंट। अब देखिए आईजीए क्या करती हैं, आईजीए वहां पर पाई जाएंगी जहां पर सिक्रीशन होगा, क्या होगा, सिक्रेशन, ठीक है। अब सिक्रीशन कहां हो रहा होगा, बताइए, सिक्रेशन कहां हो रहा होगा, जैसे म्यूकस हो गया, जैसे आंसू आ गए आपके, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रम हो गया। कोलेस्ट्रम क्या होता है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। अब ये बताइए कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम जब बेबी होता है, ठीक है, तो जब बेबी होता है, जो माता का आपने प्रचार भी सुना होगा कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, यही होता है कोलेस्ट्रम, ठीक, मदर मिल्क। जो मदर मिल्क होता है, ठीक, जो स्टार्टिंग में आता है, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, मदर मिल्क, उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम, येलो टाइप का होता है, ठीक है। और इसी कोलेस्ट्रम में क्या होता है, एंटीबॉडी आईजीए, ठीक, यही बच्चे में जाती है, ठीक है। आईजीएम, आईजीएम ऐसी एंटीबॉडी होती हैं, ऐसी इम्यूनोग्लोबिन होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कहां, जैसे कोई फर्स्ट पहली बार इंफेक्शन हुआ तो वहां पर आईजीएम का इन्वॉल्वमेंट होता है। आईजीडी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ठीक। 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन होती हैं। जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए इनसे हमने उन चीजों के बारे में काम भी बता दिया और चीजें भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। द ओनली इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज, नीट लेवल तक में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देती है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, ये है आईजीजी। कौन है, आईजीजी, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, द इम्यूनोग्लोबिन दैट इज फाउंड इन आवर बॉडी सिक्रीशन, आवर बॉडी सिक्रीशन टीयर इज। अभी हमने आपको बताया, देखो पढ़ने का तरीका सिर्फ यही है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन में आ रहा हो, सारी चीजें आपको आ रही हैं, एक जगह लिखी है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे, हमने बताया आईजीए जो होती है इम्यूनोग्लोबिन, वो सिक्रीशन में मिलती है। अब सिक्रीशन हमने कोलेस्ट्रम बता दिया था, आंसू बता दिया था, म्यूकस बता दिया था, और क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन टीयर, आंसू में कौन सी पाई जाएगी, तो आप फटाक से आंसर कर दीजिए कि भाई मेरे आईजी कौन सा, आईजीए पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है,
अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो मजा आती है। यहां पर आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है कि ब्लड आप बता दीजिए कि कैसे टेस्ट लगाते हैं, क्या चीजें लगाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। सपोज करिए यू आर इन द विलेज, एक गांव में है, हेल्थ पोस्ट पर है, ठीक है, विलेज हेल्थ पोस्ट पर है, वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, वहां पर क्या है, लाइट अवेलेबल नहीं है। विच मेथड फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन डू यू प्रेफर, कौन सा मेथड आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए प्रेफर करेंगे। मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, स्वास्थ्य केंद्र में हैं, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, तो हीमोग्लोबिन आकलन के लिए आप कौन सी विधि पसंद करेंगे। साइली मेथड करेंगे, साइनोमेथीमोग्लोबिन मेथड करेंगे, नन ऑफ दीज या एबी, कौन करेंगे आप हमें बताइए। तो देखो मेरे भाई, उसमें आप किसकी नीड होती है, उसमें नीड पड़ती है आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। किसकी पड़ती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की पड़ती है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप जानते हैं लाइट से चलता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नन ऑफ देम भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। बचता कौन है, साइली मेथड। अब साइली मेथड में आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है, सारे ऑपरेटर्स रहते हैं, आपको क्या है देख के ही बताना रहता है। साइली मेथड हो गया, इसका ए ऑप्शन क्या हुआ, राइट हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। मलेरिया पैरासाइट कांट अफेक्ट आरबीसी ऑफ, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। मलेरिया पैरासाइट कांट अफेक्ट द आरबीसी ऑफ, बताना है आपको मलेरिया परजीवी आरबीसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर किसी को डिजीज है, सिकल सेल डिजीज है, एप्लास्टिक एनीमिया है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, या फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो इनमें से आपको बताना है कि एमपी जो है मलेरिया पैरासाइट जो है इंफेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक, अब देखिए, तो देखो सबसे पहले हमें यह बताओ कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आज से पहले लैब टेक्नीशियन में जब ये चीज शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट कांट अफेक्ट द आरबीसी ऑफ, आप हमें बताइए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। हमने आपको बताया है आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। ठीक है। अब देखो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। और सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं सिकल सेल डिजीज क्या होता है। सिकल सेल डिजीज क्या होता है, सिकल सेल डिजीज ये होता है कि इसमें जो है आरबीसी क्या होती हैं, जो इनका शेप होता है, जैसे ये नॉर्मल आरबीसी हो गई, डिस्क शेप बाई कॉनकेव, इसमें क्या होता है आरबीसी जो है ये सिकल शेप की हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, ठीक, ऐसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड शेप हो जाता है सिकल सेल डिजीज में, ठीक है, ऐसी हो जाती है। अब देखिए मलेरिया पैरासाइट को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एमपी को इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है उसका, 7 से 14 दिन। 7 से 14 दिन का कितना होता है, 7 से 14 दिन का होता है। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती हैं वो किस शेप की हो जाती हैं, वो हसियाकार हो जाती हैं। अब आप जान गए ये जो आरबीसी हैं जब हसियाकार हो गई, इनका शेप बदल गया, तो माइक्रोफेज इनको क्या करेंगी, ये क्या है सर्कुलेशन से हटा ली जाएंगी। जब ये सर्कुलेशन से हटा ली जाएंगी तो कितने दिन में हटा ली जाती हैं, तो सिकल सेल जो लाइफ स्पैन होता है वो 20 डेज होता है। लगभग कितना होता है, 20 डेज होता है, 20 दिन। यहीं पर लिख देते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल आरबीसी, ठीक है। जो सिकल सेल टाइप की आरबीसी होती हैं उनका जो है ये 20 दिन में सर्कुलेशन से हटा ली जाती हैं, ठीक है। एमपी का इंक्यूबेशन टाइम कितना होता है, 7 से 14 दिन का होता है। और सिकल सेल एनीमिया में जब ये आएगा, एमपी आएगा, मलेरिया पैरासाइट आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 से 14 दिन को उसका समय चाहिए होगा, और 20 दिन में ये क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो एमपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहली तो चीज ये है कि ये क्या है, अफेक्ट नहीं कर पाएगा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक चीज बताइए, दूसरी ये बताइए कि ये जब सिकल सेल हसियाकार हो गई, डिस्टॉर्टेड शेप की हो गई, यानी आरबीसी जो है अपना जो नेचुरल शेप होना चाहिए उस शेप में नहीं है। जब सिकल सेल हो जाती है इसमें पोर्स टाइप के हो जाते हैं। अब इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, प्रॉपर इसके पास एनर्जी नहीं होगी काम करने के लिए, तो ये जो है मलेरिया पैरासाइट इसके अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक ये भी बात हो सकती है, ठीक है। तो दो दो चीजें यहां पर आती हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलेरिया पैरासाइट कांट अफेक्ट द आरबीसी ऑफ सिकल सेल डिजीज, ठीक है। अगर किसी को सिकल सेल डिजीज है तो उसके अंदर मलेरिया पैरासाइट इंफेक्शन नहीं कर पाएगा, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है।
एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है बताइएगा। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है भाई, एप्लास्टिक एनीमिया में जो है नई जो आरबीसी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी जो होती है वो बड़े शेप की हो जाती है। आयरन डिफिशियंसी में एनीमिया में आप जानते हैं क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जब हो जाती है, जब आयरन की कमी हो जाती है तब जो है एनीमिया को बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब देखिए, इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस अकर्स इन, संक्रामक एरिथ्रोपोइसिस होता है किसमें होता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, या फिर ल्यूकीमिया में, या एबी में। अब देखो, इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या था, पोइसिस का मतलब हमने बताया फॉर्मेशन, और एरिथ्रो का मतलब क्या था, एरिथ्रोसाइट किसका नाम था, आरबीसी का, किसका नाम था, आरबीसी का नाम था। ठीक है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन, इन्फेक्टिव टाइप की आरबीसी का फॉर्मेशन, या जो है बेकार टाइप की आरबीसी का फॉर्मेशन किसमें होगा, ठीक है, किसमें होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि ल्यूकीमिया तो ये चीज होगी नहीं, इसका सी ऑप्शन गलत हो गया, और एबी भी गड़बड़, नहीं नहीं, ल्यूकीमिया तो इसका ऑप्शन गड़बड़ हो गया, एक ऑप्शन हमने काट दिया। अब हमें बताना है 1 2 3 आपके पास ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड आपको लगा के क्वेश्चन किया जाते हैं, करे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये चीज भी हम आपको कल की क्लास में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर डिस्कशन कर रहे होंगे, ये चीज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये माइलोडोप्लास्टिक सिंड्रोम जो होता है, एमडीएस, इसमें क्या होता है, देखो ये जो एमडीएस होता है, माइलोडोप्लास्टिक सिंड्रोम, तो देखो हम आपको बता दें, जिस भी वर्ड के लास्ट में सिंड्रोम लग जाए, ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां। ठीक है, उसी को बोल दिया जाता है सिंड्रोम। अब देखो एमडीएस में क्या होता है, एमडीएस में होता है जो बोन मैरो होती है वो हेल्दी आरबीसी नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। बोन मैरो क्या होती है, हेल्दी आरबीसी नहीं प्रोड्यूस कर पाती है एमडीएस में। ठीक है, ठीक, अब एक तो ये चीज हो गई, तो ये भी तो इन्फेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हो गई कि जो हेल्दी आरबीसी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब बताइए मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में आप जानते हैं कि आरबीसी, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी जो होती है, ये हो गया और ये आ गया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी इस शेप अपने ना ओरिजिनल शेप में ना होकर लार्ज शेप में, ठीक है, आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, लार्जर टाइप की आरबीसी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू द विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। ठीक है, ठीक, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी अगर हो जाती है, ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे कि दोनों में जो इरेथ्रोपोइसिस है उसमें क्या है, इरेथ्रोपोइसिस इन्फेक्टिव, खराब तरीके की, या जैसी चाहिए होती है, जैसी ओरिजिनल होनी चाहिए, जो एक हेल्दी आरबीसी होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो दोनों में नहीं हो रही है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन आर फाउंड, कहां पर पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन, आप जानते हैं आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, ये हमारी आरबीसी होती है, इसी पर क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इसका ए ऑप्शन राइट हो गया। इन केस ऑफ इमरजेंसी डैश ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड, स्टार्टिंग में ही बताया हमने कि ओ निगेटिव, कौन सा, ओ निगेटिव जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है इमरजेंसी में। क्यों, क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसके पास भी आरएच एंटीजन भी नहीं होता है। ठीक है भाई, अब देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक हेल्दी मेल पर्सन इन 18 से 16 साल के बीच का है, एज ग्रुप का है, तो कैन डोनेट ब्लड इन। ठीक है, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग का एक स्वस्थ पुरुष, ठीक है, रक्त निम्नांकित लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, मतलब वो कितनी बार डोनेट कर सकता है। ठीक है, 18 से 60 साल के बीच वाला पुरुष अगर हेल्दी है तो वो कितनी बार ब्लड को डोनेट कर सकता है, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, या हर 6 महीने में। तो ये आप लोग बता दें, जानते होंगे कि हर 3 महीने में एक हेल्दी पर्सन 18 से 60 साल के बीच वाला हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट आर डन इन ब्लड बैंक। आपको ये चीज हमने बताई थी कल, ये क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करते थे, हमने आपको बताया था HIV करते हैं, HBsAg करते हैं, HCV करते हैं, MP करते हैं, और उसके साथ VDRL किया जाता है सिफिलिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया, ऑल ऑप्शन इसके सही है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप यहां पर क्लासेस कर रहे हैं तो चीजों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिएगा। HIV का फुल फॉर्म भी आ सकता है, HIV का फुल फॉर्म आ सकता है। तो HIV का फुल फॉर्म आ सकता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता क्या है, क्या होता है बताओ भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या हो गया? HIV का फुल फॉर्म हो गया। HBsAg क्या होता है? HBsAg का फुल फॉर्म बताइएगा। HBsAg का फुल फॉर्म होता है हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है। HCV का फुल फॉर्म क्या होता है? HCV का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं? हेपाटाइटिस सी वायरस। क्या होता है? हेपाटाइटिस सी वायरस। ठीक है। VDRL का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक, बताया। ये 4 फुल फॉर्म, ये 5 फुल फॉर्म हो गए आपके, 4 फुल फॉर्म होंगे, और एक और करते हैं MP करते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में MP करते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई मेरे चलिएगा, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है डी हीमोग्लोबिनाइजेशन इज रिलेटेड टू। हम आपको एक चीज बताते हैं कि जिस भी वर्ड के डी लग जाए उसका मतलब होता है रिमूवल। क्या? डी का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूवल। याद रखिए इस चीज को। जैसे जैसे कहीं पर लिखा होता है डिहाइड्रेशन, कहते हैं उनको जो है डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी की कमी हो गई। तो डी का मतलब क्या है? रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर। ठीक है। डी एल्कोलाइजेशन, अल्कोहल का बाहर निकलना, हिस्टोपैथोलॉजी में ये चीज पढ़ेंगे। तो डी का मतलब क्या है? रिमूवल। ठीक है। अब किस चीज का रिमूवल हो रहा है? हीमोग्लोबिन का हो रहा है। इज रिलेटेड टू थिन स्मेयर, वेट स्मेयर, थिक स्मेयर और इंप्रेशन स्मेयर। ठीक है। अब आप हमें बताइएगा कि हीमोग्लोबिन निकालना है, डी हीमोग्लोबिनाइजेशन। हीमोग्लोबिन कहां होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। किसके अंदर होता है? आरबीसी के। ये हमारी हो गई आरबीसी, और इसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब अगर इसको बाहर निकालना है तो आरबीसी का क्या होना होगा? आरबीसी को लिसिस होगी, आरबीसी का लिसिस करना पड़ेगा, आरबीसी को तोड़ना पड़ेगा। और जब आरबीसी का लिसिस करेंगे तो किस चीज से होता है आरबीसी का लिसिस? आरबीसी का लिसिस कर दिया नॉर्मल सलाइन से या एसिटिक एसिड से। ठीक है। तो क्या हो गया? एचबी बाहर आ गया। ठीक है। एचबी बाहर आ गया या एचबी निकल गया। ठीक है। ये प्रोसेस कहां करते हैं? ये प्रोसेस भाई मेरे करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं जब हम लोग थिक स्मेयर बनाते हैं। जब हम लोग थिक स्मेयर बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? पैरासाइट के लिए, पैरासाइट देखने के लिए, ताकि पैरासाइट अच्छे से दिख जाए। तो क्या होता है? आरबीसी का लिसिस कर दिया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है निकल जाता है, यानी जो भी कलर होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और ताकि अच्छे से क्या हो? पैरासाइट दिख सके। और पैरासाइट देखने के लिए क्या कौन सी स्मेयर बनाते थे? थिक स्मेयर बनाते थे। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया है। ठीक है। अगर स्पीसीज देखनी हो, ये तो हमें डिटेक्ट करना होगा थिक स्मेयर से कि पैरासाइट है कि नहीं है। और अगर पैरासाइट की स्पीसीज देखनी हो तो कौन सी स्मेयर बनाएंगे? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ ग्रुपिंग इन द लेबोरेटरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन। मतलब भैया क्लंपिंग पर आधारित होती है। जो हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं वो किस पर आधारित होता है? क्लंपिंग पर आधारित होता है। ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है द ट्यूब इज यूज्ड माइक्रो हिमेटोक्रेट मेथड ऑफ पीसीबी। देखो जो माइक्रो
हिमेटोक्रेट मेथड होता है पीसीवी का, तो उसमें एक बहुत पतली ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक, उसका प्रयोग होता है। विंट्रोप क्या होती है, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब क्या होती है, ये खैन ट्यूब क्या होती है, सभी के बारे में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानते हैं। विंट्रोप ट्यूब क्या होती है, विंट्रोप ट्यूब से क्या करते थे, विंट्रोप ट्यूब से भाई मेरे ईएसआर भी कर लेते थे, ठीक है, पीसीबी भी कर लेते थे, ठीक है, विंट्रोप ट्यूब से ईएसआर भी कर लेते थे, पीसीबी भी कर लेते थे। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से क्या करते थे, ईएसआर करते थे, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से ईएसआर करते थे। ये जो खैन ट्यूब होती है, ये जो है सिफिलिस के लिए, सिफिलिस के लिए खैन टेस्ट किया जाता है, ये टेस्ट, ठीक, उसमें खैन ट्यूब होती है, ठीक है, सिफिलिस के लिए। ईएसआर ट्यूब हो गई, आप ईएसआर के लिए वेस्टर्न ग्रीन करते थे, केवल ईएसआर उसमें लगाते थे, विंट्रोप में ईएसआर पीसीबी दोनों देख सकते हैं। अब हमें एक चीज बताइएगा, शानदार चीज, देखो यही चीजें तो यहां पर सीखनी है। क्वेश्चन क्या आया है, हिमेटोक्रेट में, माइक्रो हिमेटोक्रेट में पीसीबी कौन सी, पीसीबी के लिए माइक्रो हिमेटोक्रेट में कौन सी ट्यूब यूज करते हैं, हमने बता दी कैपिलरी ट्यूब। यहां पर अगर ये ऑप्शन लिखे हैं तो इनको भी तो समझ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। विंट्रोप ट्यूब से हमने बताया ईएसआर करते हैं, पीसीबी करते हैं, हमने यहां पर विंट्रोप ट्यूब बना दी। कुछ इस तरीके की होती है विंट्रोप ट्यूब, और कुछ इस तरीके की होती है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब, ठीक, होती है कि नहीं होती है भाई, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होती है। अब ये विंट्रोप ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारी है विंट्रोप ट्यूब, ये है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब, ठीक। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है, विंट्रोप ट्यूब की लंबाई होती है 110 mm, 110 mm, दिख रहा, हाँ 110 mm। वेस्टर्न ग्रीन की लंबाई कितनी होती है, 300 mm, कितनी होती है, 300 mm, ठीक। अब देखो, वैसे वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब ना कह के वेस्टर्न ग्रीन पिपेट बोलना अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ से खुला होती है, दोनों तरफ से खुला होती है। और विंट्रोप ट्यूब एक साइड से बंद होती है और एक साइड से खुला होती है, एक साइड से बंद होती है, एक साइड से खुला होती है। अब देखो याद रखना है अगर कि कौन दोनों तरफ से खुला होती है, कौन विंट्रोप है, कौन वेस्टर्न ग्रीन है, आप भूल जाते होंगे, आज के बाद नहीं भूलेंगे, गारंटी मेरी है, मनीष भाई पटेल की ये गारंटी है। क्यों, नाम क्या लिखा है, वेस्टर्न ग्रीन, ठीक है, वेस्टर्न ग्रीन। आप जानते हैं जो वेस्टर्न कल्चर है, मतलब वेस्टर्न के लोग हैं, यानी विदेशी जिनको कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न, तो क्या है, वो लोग ज्यादा खुले हुए होते हैं, फ्रैंक होते हैं, खुले हुए होते हैं, समझ गए होंगे आप, तो ये दोनों तरफ से क्या होती है, खुला होती है, ठीक है, याद हो गया। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिक्वायर आर्टेरियल ब्लड, किस टेस्ट में जो है आर्टेरियल ब्लड की आवश्यकता होगी, होती है, आपको बताना है। कैल्शियम, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड गैस एनालिसिस या एलएफटी। तो आपने ये चीज जानी होगी, पहचानी होगी, समझी होगी इस चीज को समझते होंगे कि एबीजी आपने नाम सुना होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें से जो ब्लड सैंपल कहां से लिया जाता है, उसको लेते हैं आर्टरी से, आर्टरी से लेते हैं, ठीक है, एबीजी में आर्टरी से लेते हैं। और इसमें करते क्या है, ब्लड गैस एनालिसिस की जाती है, ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस के लिए ब्लड गैस एनालिसिस की जाती है। और ये भाई ब्लड गैस एनालिसिस होती क्या है, इसमें क्या होता है, ब्लड गैस एनालिसिस में O2, CO2, पीएच, ये सारा कुछ देखा जाता है, O2, CO2, पीएच, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। किसी की मेटाबॉलिक अगर जो है दिक्कत है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो गया है, आपने देखा होगा ज्यादातर जो है आईसीयू, एनआईसीयू या फिर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होते हैं, तुरंत एबीजी कराया जाता है इस चीज को देखने के लिए, ठीक है। आगे चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार और बढ़िया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विच इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के रिगार्डिंग आपको बताना है कि तीन आपके यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा सही है। मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, ठीक है भाई, मींस कार्पल्कुलर वॉल्यूम इज इंक्रीज हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, सीरम एलडीएच इंक्रीज हो जाएगा, ऑल ऑप्शन, ये आपको बताना है। तीनों सही है या इसमें से कोई एक सही है, ये आपको बताना है इसमें,
ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होती है उसमें हम आपको बताते हैं मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर आर प्रेजेंट इन बोन मैरो। हाँ भैया, आरबीसी का उत्पादन कहां होता है? बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में उत्पादन आप जान रहे हैं, विटामिन बी 12 की कमी हो गई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, तो आरबीसी का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है पैदा करने वाले, उसको जो है तेज करने वाले, तो ये कहां होते हैं? ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। बात सही है। मीन्स कार्परकुलस वैल्यूम इज इंक्रीज्ड। अगर आपको ये चीज नहीं भी पता हो, इतना पता हो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, तो एमसीवी तो बढ़ ही जाएगा, उसका वैल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन भी सही हो गया। अब एक और चीज बचती है, सीरम एलडीएच इंक्रीज्ड। सीरम एलडीएच बढ़ जाता है, क्या आपको बताना है? पहले तो ये जानो कि जो एलडीएच होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? सीरम लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। एल डी एच, ठीक है। ये हो गया इसका फुल फॉर्म, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये जो है बढ़ जाता है, इसका लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। क्योंकि देखो जो मेगा ब्लास्ट होती हैं वो क्या हो रही होंगी? वो डिस्ट्रॉय हो रही होंगी बोन मैरो के अंदर, इसीलिए क्या होता है? इसका जो है लेवल बढ़ जाता है। और एक दूसरी चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एलडीएच है वो कहां पाया जाता है? एलडीएच जो एंजाइम है वो कहां पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें क्या नाम, डिप्लोमा में एलडीएच जो है कहां पाया जाता है? ऑप्शन आपके दिए थे, हार्ट दिया था और एक दो और ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो एलडीएच जो है एक एंजाइम होता है जो टिश्यू में भी पाया जाता है, हार्ट हो गया हमारा उसमें भी पाया जाता है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन ऑर्गन में भी क्या होता है? ये पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल। ठीक है, मतलब ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलीसेल, एलीसेल इज लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या इस्नोफिल। तो देखो हम आपको बताते हैं, जो एली सेल होती हैं वो एक प्रकार की न्यूट्रोफिल हैं या मैक्रोफेजेस समझ लीजिए, एली सेल होती हैं। ठीक है, ये करती क्या हैं? ये भाई मेरे करती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, माइक्रोफेजेस हमने बोला, माइक्रोफेजेस का काम ही होता है भक्षण करना, तो ये भक्षण कर लेती हैं, इनगल्फ ये क्या करती है? इनगल्फ कर लेती है न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, दूसरे का, अनदर सेल का। ठीक है, अनदर सेल का क्या कर लेती हैं? भक्षण कर लेती हैं। अब एली का फुल फॉर्म क्या होता है? एली का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? एली का फुल फॉर्म होता है ल्यूपस, ल्यूपस एरेथ्रोमेटस। ल्यूपस एरेथ्रोमेटस। ठीक है, एली का फुल फॉर्म होता है। इनको एक और नाम देते हैं, क्योंकि इनकी जिन्होंने खोज की थी उसी नाम से एक और नाम दिया जाता है, हारग्रेव सेल। ठीक, और क्या कहते हैं? हारग्रेव सेल्स भी कहते हैं। ठीक, ये हो गई एली सेल। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एली सेल किसमें मिलती हैं? एली सेल जैसे हो गया आरए में, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस हो गया, इसमें मिलती हैं। और इसको इनमें देखा जाता था। ठीक है, इनमें देखते हैं, लेकिन आपकी जगह क्या होता है? एएनए टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट प्रेफर किया जाता है एली सेल की जगह पर। ठीक है, एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्मेयर फॉर माइक्रोफाइलेरिया इज मेड एट। जो स्मेयर है माइक्रोफाइलेरिया को देखने के लिए बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी समय बना दीजिए, आफ्टरनून बनाइए, अर्ली मॉर्निंग बनाइए, मिडनाइट बनाइए, ये क्या है चक्कर? देखिए, जो स्मेयर फॉर माइक्रोफाइलेरिया है, पहले तो यही समझिएगा कि जो माइक्रोफाइलेरिया होता है नॉक्टर्नल टाइप का है, मतलब रात में ज्यादा एक्टिव होता है, रात में एक्टिव होता है, तो ये नॉक्टर्नल टाइप का है। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया। तो इसका सैंपल ही लेते हैं 10 पीएम टू 2 पीएम। ठीक है, रात में। ठीक है, पीएम कैसे हो जाएगा? एएम होगा। ठीक है, सुबह हो जाएगी ना, 2 एएम, 10 पीएम टू 2 एएम। ठीक है, तो सैंपल कलेक्शन टाइम हो गया, ये हो गया कलेक्शन टाइम। और जब ये कलेक्शन टाइम हो गया तो यही टाइम तो स्मेयर भी बनानी रहेगी आपको।
तो मिडनाइट इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बताइए माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो एक क्या है, पैरासाइट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है? समझो, इतने में ही संतुष्ट मत हो जाइए, ये भी तो समझिए कि ये माइक्रोफाइलेरिया क्या है। माइक्रोफाइलेरिया एक प्रकार का पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। और ये माइक्रोफाइलेरिया जो है क्या काज कर देता है? ठीक, कौन सी बीमारी काज करता है? तो ये काज करता है फाइलेरिया। क्या काज कर देता है? फाइलेरिया। देखा होगा आपने, इसको हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, हाथी पांव भी बोलते हैं। देखो, पढ़ो ऐसे, इसी तरीके से पढ़िए जहां पर आपको चीजें ये सारी बताई जा रही हो, जहां पर आपको चीजें समझ में आ रही हो, जहां पर अच्छे से बताया जा रहा हो। सिर्फ ये नहीं कि आपको केवल आए 50 क्वेश्चन करा दिए, 100 क्वेश्चन करा दिए, हाँ भाई ये होता है, सही करा दिया आंसर। इस तरीके से आप पढ़ाई मत कीजिए, खुद ना पढ़िए इस तरीके से, ना सजेस्ट कीजिए किसी को इस तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब माइक्रोफाइलेरिया ये चीज हो गई, तो इसका वेक्टर भी आप समझ लीजिए क्या होता है। इसका वेक्टर कौन होता है? तो इसका वेक्टर होता है मॉस्किटो। कौन होता है? मॉस्किटो, मच्छर होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो ये थे सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब आप हमें बताइएगा कि कैसे लगे क्वेश्चन, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कैसा हमने आपको चीजों को समझाया, आप तक कैसे ये चीजें पहुंची। अगर अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, तो जरूर क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि यहाँ पर आपको चीजें अच्छी मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा और ऐसे हम और आप मिलकर चीजों को सीखेंगे। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कूलेज नीमिया, कूलेज नीमिया किसको कहते हैं? हमने आपको बताया हुआ है, तभी हम आपसे इसको क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। कूलेज नीमिया बताइए। आप अगर डेली हमसे क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो है आपको ये चीज पता होगी। आपने कमिटमेंट किया था कि आप जब तक एग्जाम ना हो क्लासेस आप डेली कराइए। आपके कमिटमेंट पर क्लासेस डेली शाम को 9 बजे हम करा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि डेली आप क्लासेस को करें, उसी अंदाज में चीजों को समझें। कोई भी दिक्कत होती हो कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी हो आप हमें बताइएगा। ठीक है, अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आती है वहां पर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।